लास्ट क्लास में जो हेजनबर्ग, हाँ लास्ट क्लास में जो हमने हेजनबर्ग प्रिंसिपल देखा था, है ना, उसमें हमने लास्ट में बस ये लिखा था कि इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक लिख लिए थे ना। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना नीचे, from Heisenberg's uncertainty principle, from Heisenberg's uncertainty principle, from Heisenberg's uncertainty principle, Bohr's concept, BOHRS apostrophe S, Bohr's concept of fixed circular path, of fixed circular path, of fixed circular path with definite position and momentum of electron, क्या लिखे, with definite position and momentum of the electron have been replaced by stating that, have been replaced by stating that have been replaced by stating that the electron has the probability, the electron has the probability, the electron has the probability of having a given position and momentum. Electron has the probability. ऊपर ना डेफिनेट वर्ड को अंडरलाइन करना और यहाँ प्रोबेबिलिटी वर्ड को डिफाइन अंडरलाइन करना, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना। डेफिनेट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट, एक फिक्स्ड कि यही होगा, और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हो सकता है, मतलब एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं अपन, है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे हैं कि यहीं पर है इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ एग्जैक्टली नहीं है तो अपन अनुमान के लिए क्या बोलेंगे, इतने एरिया में ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो होगा। समझ रहे हैं क्या, तो बोर तो यही बोल रहा था कि इसी लाइन में कहीं पर है, पर हमारे नया मॉड्यूल के हिसाब से वो बोल देगा इतने एरिया में ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो होगा। ये है दोनों में डिफरेंस। ये था ऑर्बिट, और ये जो अंदर का स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये होता है ऑर्बिटल। मैं लास्ट क्लास में ये वर्ड यूज किया था ऑर्बिटल, तो ऑर्बिट का कंसेप्ट बोर में था, पर जो नया मॉडल हमको पढ़ना है एटम का, उसमें कंसेप्ट ऑर्बिट से चेंज होकर क्या हो जाता है, ऑर्बिटल। दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और बोर का ऑर्बिट क्या कर रहा था, एक डेफिनेट पाथ बता रहा था कि यहां पे ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो पाथ से चेंज करके अपन कहां आ गए, एरिया में, स्पेस में। पाथ तो सरफेस में होता है ना, और सरफेस सॉरी एरिया आपका जो है वो पर्टिकुलर वॉल्यूम, वो कहां पर होगा, स्पेस में होगा। ओके, तो ऊपर डेफिनेट वर्ड को अंडरलाइन करना और इसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड को अंडरलाइन करना, stating that the electron has the probability of having a given position and momentum. Electron
has the probability of having a given position and momentum, of having a given position and momentum. Full stop. Thus Heisenberg's uncertainty principle, thus Heisenberg's uncertainty principle, thus Heisenberg's uncertainty principle ruled out, thus Heisenberg's uncertainty principle ruled out मतलब हटा दिया उसको, अब तक उसका राज चल रहा था ऑर्बिट का, अब ऑर्बिट का राज खत्म. रूल्ड आउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, रूल्ड आउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, रूल्ड आउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, चल इसके कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल देखना, जैसे हमने उसके भी देखे थे ना न्यूमेरिकल, डी ब्रॉगली इक्वेशन के लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी, वैसे ही आप लोग निकालिए एनसीईआरटी, उसमें दो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं हेजनबर्ग्स के. जल्दी देखो. पेज नंबर बताओ. हाँ 52 बता रहा हूँ. मैं जो बोल रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 2.15 एंड 2.16. ओल्ड बुक में है 48 पेज नंबर पर. 2.15 एंड 2.16 सब देख पा रहे हैं. पहला क्वेश्चन देखना, माइक्रोस्कोप वाला मिला. कौन सा क्वेश्चन है ये? माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन 2.115. हाँ पढ़िए उसको. A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, माइक्रोस्कोप से अपन इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से मेजरमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है, फिर देखेंगे फिर कहां पर है. तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन माइक्रोस्कोप में लाइट लगा रहे हैं ताकि हमको दिख पाए उसमें कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है. ठीक है, और उससे अपन क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के होने की डिस्टेंस अपन देख रहे हैं कि 0.1 एंगस्ट्रॉम है. ये जो दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ है? डेल एक्स. क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? डेल एक्स विच इज 0.1 एंगस्ट्रॉम. आपको बोला है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि डेल वी आपको निकालने बोला है. ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. ये था h अपॉन 4 पाई था ना. फिर यहां पे अपन ने क्या किया था, याद करो, अपन ने p को रिप्लेस किया था m इंटू वी से. मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. अब मास तो चेंज होने से रहा, तो मास को हमने बाहर ले लिया था और डेल्टा वी बस लिखे थे. याद आ रहा है? ये ऐसा कुछ किए थे. अब m को नीचे ले आना, तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m. ऐसा कुछ था. m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है. डेल एक्स आपको दिया हुआ है तो डेल वी निकल जाएगा. एक बार देख लो उसका सॉल्यूशन जल्दी से. डेल वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, ऊपर आपका h का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ये हो गया h अपॉन 4 रहेगा. पाई आपका हो जाएगा 3.14 या 22/7 लगा लो, एंड मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. बस डेल वी निकल जाएगा. ये कैलकुलेशन है. समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट देखो. अच्छा वो x तो लिए नहीं ना, डेल एक्स भी आएगा ना नीचे. इंटू डेल एक्स कितना है? 0.1 एंगस्ट्रॉम की जगह 10 टू द पावर माइनस 10. ये मत भूलना ना, 0.1 मत ले लेना. बस एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. समझ गए क्या? ये क्लियर है ना क्वेश्चन? चलो अगला वाला देखेंगे, गोल्फ बॉल वाला. गोल्फ बॉल. अच्छा एक बार और एक चीज और, डेल वी का आंसर कितना आ रहा है देखो, पहले वाले का 5.79
इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चलो अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब आप जब स्पीड मेजर कर रहे हो ना तो कितनी एक्यूरेसी है, 2% का एरर आने के चांसेस हैं। तो यानी कि आप 45 मीटर पर सेकेंड का 2% निकालोगे। 45 है कि 40 है? 45 है ना, उसका 2% निकालोगे ना तो आएगा डेल वी। सुन रहे क्या? मतलब अगर आपने 50 कैलकुलेट किया है ना तो उसमें 2% का झोलझाल हो सकता है, तो 50 का 2% निकालोगे, यहाँ 45 दिया तो 45 का 2% निकालोगे, ये आपका डेल वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? डेल वी, इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेल एक्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में डेल एक्स दिया था, डेल वी निकालना था। गोल्फ बॉल वाले क्वेश्चन में डेल वी दिया है पर डायरेक्टली नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो आपको डेल एक्स निकालना। तो देखो पहले 2% लिया 45 का, सुन रहे क्या? 0.9 आया, उसके बाद वही आपका डेल वी बन गया। अब डेल एक्स निकालना, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे डेल एक्स रहेगा, यहाँ पे डेल वी नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। आया ना? इंपॉर्टेंट है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना इनएक्यूरेसी तो हम सोचते भी नहीं है। नहीं, अरे हाँ या ना, ये तो बहुत कम इनएक्यूरेसी। मतलब आप ये समझो कि मैं बोल रहा हूं कि मेरा आंसर आया है 45 मीटर, बट एक्यूरेट आंसर है 45.0000000000000000001 मीटर। छोड़ दोगे ना आप इतना? तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बट यहाँ पे देखो वो इनएक्यूरेसी काफी बड़ी है, इसकी ऐसी छोटी नहीं है। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए हेजनबर्ग एप्लीकेबल भी है और सिग्निफिकेंट भी है। मैक्रोस्कोपिक, गोल्फ बॉल तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगा ना, हमको दिख रहा है नेकेड आई से। गोल्फ बॉल तो गोल्फ खेलते हैं ना, अरे वो बॉल लगाते हैं और वो इससे मारते हैं ना स्टिक से, उसको एक गड्ढे में डालना होता है, 2-3 बार में डालते हैं, इसको बोलते हैं ना गोल्फ। तो वो बॉल तो दिखती है ना भी हमको, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो गई। उसके लिए देखो इनएक्यूरेसी डिस्टेंस में कितनी कम आ रही है, इतनी इनएक्यूरेसी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, दो ही न्यूमेरिकल है ना। चलिए नेक्स्ट सेंड डाल दीजिए। अब अपन आते हैं लास्ट मॉडल में अपने, क्योंकि देखो बोर पढ़ने से पहले भी अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। याद है? वो दो पढ़ने के बाद ही बोर पढ़ने के लायक बने थे हम। अब बोर के बाद सीधा नया मॉडल नहीं पढ़ सकते, फिर बीच में दो चीजें आई, हाइजेनबर्ग और मैटर का ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली। वहां पे लाइट का ड्यूअल नेचर का कौन बताया था? प्लैंक्स ने। वेवी नेचर तो हमको पता था, वो मैक्सवेल बता के चले गए थे। प्लैंक्स ने लाइट का पार्टिकल नेचर बताया। वैसे ही मैटर का पार्टिकल नेचर तो पता था हमें, बट वेव नेचर डी ब्रॉगली ने बताया, इसलिए नाम भी उसने अपना ही दिया, डी ब्रॉगली वेव। अब ये दोनों कंसेप्ट पढ़ने के बाद अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने लायक बन गए। तो लास्ट मॉडल पढ़ेंगे अपन, अब लिख लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल, हाँ जयती चैट में लिख दो बेटा क्या बोलना चाह रहे हो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल। अच्छा वीडियो बंद हो गया है क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो एक बार अभी ध्यान देना, इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या किया है पहले वो समझा रहा हूं मैं ना। He started with discovery of electron, proton, neutron. J.J. Thomson, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड ने फेल किया अपने एक्सपेरिमेंट से, स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग से।
फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। ये फेल हुआ बिकॉज इन्होंने स्टेबिलिटी समझा नहीं पाई एटम की। फिर बोर के आने से पहले दो कंसेप्ट आए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इससे हम समझा पाए दो चीजें। इनको इसको दिया किसने था? प्लैंक ने। पूरा डुअल नेचर नहीं दिया था, लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर दिया था। अब प्लैंक के इस डुअल नेचर से हम दो चीजें समझा पाए थे। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकला बाहर, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो दूसरा डेवलपमेंट है। दूसरा जो चीज डेवलप हुआ था इस एरा में वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि एटम में अलग अलग स्टेट्स होती हैं। जब एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब वहां से वापस आता है तो वो एक लाइट एमिट करते हुए वापस आता है। तो यहां पर ने दो टाइप के स्पेक्ट्रा देखे थे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्पेशली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा अपन ने पढ़ा था और 5 टाइप की सीरीज पढ़ी थी, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन। रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़े थे इसमें ही, और इस फॉर्मूले से ही हमने सारे टाइप की लाइंस के क्या निकाले थे, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तीनों में से एक भी पता चल गया तो बाकी दोनों निकाल सकते हो। हमने वेव नंबर का फॉर्मूला देखा था रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ, आर 1,09,677 677 109,677, ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²। याद आ रहा है ना? तो ये दोनों चीजें हुई, उसके बाद ही बोर का मॉडल आ पाया। सुन रहे हैं क्या? तो बोर ने अब अपने मॉडल में क्या बताया कि बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू एनर्जी ऑर्बिट्स है जिनकी एनर्जी फिक्स है। तभी उन्होंने नाम क्या दिया उनको? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इन्होंने अलग अलग फॉर्मूले निकाले किसके? बोर का रेडियस, बोर की एनर्जी, वही एनर्जी का फॉर्मूला इसके लिए, हर ऑर्बिट की एनर्जी, हर ऑर्बिट का रेडियस, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, तो बोर की वेलोसिटी, और एक और लास्ट क्या था? एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ये 4 फॉर्मूले बोर के मॉडल में पढ़े थे, विच इज मॉडल KLMN वाला। ठीक है, बट फिर इनकी भी कुछ लिमिटेशन आ गई थी क्योंकि कुछ और कंसेप्ट थे जो अभी तक नहीं आए थे। उसके कारण ये भी अपने एटम को अभी तक प्लेनार ही मान रहे थे कि एटम एक 2D स्ट्रक्चर होता है। बट हमको पता है कि एटम एक 3D स्ट्रक्चर होता है, तो वो 3D स्ट्रक्चर समझा नहीं पा रहे थे कि कैसे। उनके कंसेप्ट के हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट तो प्लेन में बन सकती है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ 3D स्ट्रक्चर? समझ रहे क्या? तो इनके बाद जो दो कंसेप्ट है वो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे। वन वाज डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वेव एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये पूरा चैप्टर का फ्लो चल रहा था, पूरी कहानी है ये। समझ रहे? इसी सीक्वेंस में पढ़ना है इसको। अब जाके अपन आए हैं अपने आज के मॉडल में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वेवी मूवमेंट बोला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है और मैटर की भी एक वेव होती है। तो यहाँ पे अब आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि स्पेस में है ना। अगर इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, तो मैं उसको 3 कोऑर्डिनेट से बता पाऊंगा कि ये इस वॉल से कितना दूर है, ये इस वॉल से कितना दूर है, और ये उस वॉल से कितना दूर है। एक्स वाई जेड। या फिर आप ये वाली वॉल यूज कर रहे हो, नीचे वाली वॉल यूज कर रहे हो, तो एक्स वाई जेड, आइदर ऑफ द 3 आपको यूज करना पड़ेगा ना। आपके पास 6 फेसेस हैं यहाँ पे, 6 में कोई भी 3 फेस से अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप पॉइंट लोकेट कर लोगे, हाँ या ना? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आइदर इन दोनों में से एक फेस को यूज करेंगे तो वो हो गया आपका एक्स, आइदर इन दोनों में से एक फेस यूज करोगे तो हो जाएगा आपका वाई, और इन दोनों में से एक फेस यूज करोगे तो हो जाएगा जेड। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू लोकेट द पॉइंट विच इज लोकेटेड इन स्पेस। हाँ,
बोर नहीं दिया था? बोर में तो अपन ने वो पढ़ा था ना, बोरबेरी स्कीम, जहां पर उन्होंने बोला था कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18। वो कहां से आया था? 2n² रूल से। वो भी बोर मॉडल का ही पार्ट है, वो मैं डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, वो भी बोर मॉडल का ही पार्ट है कि हर शेल में इसी के कैपेसिटी, मतलब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम उसकी कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। Am I clear? फिर इन्होंने ही बोला था कि हर शेल, हर एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और इन्होंने ही बोला था कि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, फिर भराएगा उससे हायर एनर्जी ऑर्बिट में, फिर भराएगा उससे हायर एनर्जी ऑर्बिट में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है। उसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया था हमने। 2,8,1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते थे अपन? 2,8,1 कि पहले शेल के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल 8 L वाले में 8 है, और तीसरे शेल M में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ेंगे, ये अपन 9-10 तक पढ़ते थे कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग तरीके से बोला जाएगा, देखिए अब तो ऑर्बिट रहे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? ये तो ऑर्बिट्स है ना, KLMR ऑर्बिट्स, KLMNOPR ऑर्बिट्स। और हेजनबर्ग ने तो ऑर्बिट का कंसेप्ट ही ओवर रूल कर दिया ना, रूल आउट कर दिया उसको। तो अब आएंगे ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन अब ऐसे नहीं शो करेंगे, उनका नया टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एंड डाल दिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसमें लिखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। जैसे देखो हमारा जो काइनेटिक्स होता है ना फिजिक्स वाला, वो किस टाइप की बॉडीज के लिए है? मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बॉटल हो गई, ये पेन हो गया, हमारा स्पीड हो गया, बोलते हैं ना बॉय इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। या हम वो जो 3 इक्वेशन पढ़ते थे, S = UT + ½ AT², V = U + AT, and V² - U² = 2AS, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए थे? उन टाइप की बॉडीज के लिए। तो वो था आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या था वो? क्लासिकल मैकेनिक्स, विच इज एम्प्लॉयड इन मैक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यही 3 इक्वेशन आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रॉन भी तो भाग रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेलरेशन होगा, है ना? तो आप यही 3 इक्वेशन को सोचो कि हम न्यूटन के यही 3 इक्वेशन को माइक्रोस्कोपिक बॉडी में भी लगा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, ये सब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब के चक्कर में आप वेलोसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना। आप मैक्रोस्कोपिक बॉडी थी तो आपने वो फॉर्मूला लगा दिया, V = U + AT, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इतना एक्सेलरेशन था, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। बट आप यहाँ पे बता ही नहीं पाओगे, तो इसलिए अपन इसके लिए ये इक्वेशंस यूज ही नहीं करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स वाले। तो इसकी मैकेनिक्स को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, लिखिएगा इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आप अभी पढ़ोगे वापस से फिजिक्स में 11th में, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज was successful in explaining, was successful in explaining the motion of, successful in explaining the motion of macroscopic bodies, motion of macroscopic bodies like stone, स्टोन फॉलिंग स्टोन नहीं पढ़ते अपन, स्टोन को ऊपर से छोड़ दिए, फ्री फॉल। अब बताओ इतनी हाइट से छोड़े स्टोन को तो कितने देर में नीचे आएगा, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आप सब निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो सब मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ट्रू है। तो स्टोन, कॉमा प्लैनेट, कॉमा कार, एक्सेट्रा। but it failed but it failed but it failed when applied to microscopic particles, but it failed
when applied to microscopic particles. When applied to microscopic particles like electrons, atoms, molecules, etc. But it failed when applied to microscopic particles like electrons, atoms, molecules, etc. वो इसलिए फेल हुए क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के लिए तो आप वेव भी इनसिग्निफिकेंट बोलते हो और हेजनबर्ग को भी इनसिग्निफिकेंट बोलते हो माइक्रोस्कोपिक के लिए, बट माइक्रोस्कोपिक के लिए तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है ना, और हम उन दोनों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लॉज इनमें एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे। सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ना हाइजेनबर्ग इंपॉर्टेंट है ना डी ब्रॉगली का वेव इंपॉर्टेंट है, बट माइक्रोस्कोपिक के लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो लॉज ऑफ मोशन लगाए तो हमने तो वो दोनों को कंसिडर ही नहीं किया अपने लॉज ऑफ मोशन में। वी नेवर टॉक्ड अबाउट हाइजेनबर्ग एंड मैटर वेव इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स डू नॉट डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए वहां पे कभी हमने हाइजेनबर्ग भी नहीं सुना और ना ही हमने कभी मैटर की वेव सुनी कि कार की वेव है, बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ये फिजिक्स में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, उनके लिए ये दोनों चीजें, दोनों कंसेप्ट ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। और हमने इन दोनों को कंसिडर ही नहीं किया न्यूटन के मोशन में। न्यूटन ने जब लॉ दिया तो उन्होंने इन दोनों कंसेप्ट को कंसिडर ही नहीं किया है, तो उनके इक्वेशंस माइक्रोस्कोपिक के लिए कैसे एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे, समझा। इसलिए नया मैकेनिक्स का जन्म हुआ, एंड दैट मैकेनिक्स वाज क्वांटम मैकेनिक्स। एम आई क्लियर? जिसने इन दोनों कंसेप्ट को भी कंसिडरेशन में लिया। कौन से दोनों कंसेप्ट को? मैटर की वेव को भी और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को भी। तो इन्होंने नया इक्वेशन दिया, ठीक है। और ये काम कर रहा था स्क्रॉडिंजर ने। किसने किया था ये काम? स्क्रॉडिंजर, एरविन स्क्रॉडिंजर। He introduced this quantum mechanics and this quantum mechanics was applied on electrons, ठीक है। चले लिखेंगे, क्या लिखे? Molecules etc. This was mainly because, इसका रीजन जो आप पूछे थे ना आंसर क्वेश्चन आर्यन, this was mainly because, क्यों वो फेल हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्यों फेल हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए? Because it did not take into account, because it did not take into account, because it did not take into account the concept of dual nature of matter. मैटर की वेव को मैटर वेव बोलते हैं ना, याद रखना, मैटर वेव मतलब डी ब्रॉगली वेव। Did not take into account the concept of dual nature of matter, concept of dual nature of matter, and Heisenberg's uncertainty principle, and Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, full stop. Hence a new branch of science, hence a new branch of science, hence a new branch of science called quantum mechanics. Hence the a new branch of science called quantum mechanics was put forward, was put forward, was put forward, which considered the above two concepts, which considered the above two concepts. The above two concepts. ठीक है, नेक्स्ट एक हैंड डालना, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर, SCHRO, स्क्रॉडिंजर, SCHRO, स्क्रॉडिंजर, DINGER, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अब क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ने मैटर वेव को भी कंसिडर किया तो वो इलेक्ट्रॉन की वेव भी मानते हैं,
और वेव है तो वो स्पेस में होगी, तो उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक इक्वेशन भी उन्होंने डिराइव करके पुट फॉरवर्ड किया। ठीक है, हालांकि वो इक्वेशन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको वो इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो कि ये इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय एरविन स्क्रॉडिंजर। क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय एरविन, ERWIN, स्क्रॉडिंजर तो लिखा हुआ है, एरविन स्क्रॉडिंजर। Quantum mechanics was developed by Erwin Schrödinger. Stop. It is based on the wave equation, या wave motion. It is based on the wave motion. It is based on the wave motion associated with the particles. It is based on the wave motion associated with the particles. Full stop. For the wave motion of electron, for the wave motion of electron, for the wave motion of electron, electron का wave motion है ना, for the wave motion of electron in 3D space, in 3D space, three-dimensional space, around the nucleus, घूमता हुआ न्यूक्लियस के आजू बाजू है, in 3D space around the nucleus, he put forward the equation, he put forward the equation, he put forward the equation known as Schrödinger wave equation, known as Schrödinger wave equation, which is given as, equation लिख लो, which is given as ये हमारा वेव इक्वेशन। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सिंबल है, जैसे त्रिशूल जैसा बनता है ना, साइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइन, नहीं, PSI, P साइलेंट है। ठीक है, तो देखो ये पहले इक्वेशन लिख लो, तो मैं सबका मीनिंग दिखा रहा हूँ कि हाँ, आप लोग वो डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़े हो क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसमें डी लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स नहीं लिखते हो, है ना, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है, तो इसलिए पूरा डी नहीं लिखा हुआ है, डी को थोड़ा सा उल्टा, डी नहीं, मतलब डी कंप्लीटली अच्छे से नहीं लिखा हुआ, इसलिए पार्शियल, इसका क्या मीनिंग होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, हमको देखो इक्वेशन में ज्यादा डीप पे नहीं जाना है, बस पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऐसा कुछ होता है, थ्री डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, सुन रहे हैं क्या, नो नीड टू बाय हार्ट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, और आपको पता होना चाहिए कि एक थ्री डायमेंशनल इक्वेशन के बेसिस में हमारा क्वांटम मैकेनिक्स दिया गया है। जैसे उसके तीन इक्वेशन पढ़ते थे अपन मोशन के, वो क्लासिकल मैकेनिक्स था, बट योर क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। कहां पे, हाँ नीचे, नहीं नीचे भी पार्शियली है, पूरा नहीं होगा, देख सकते हैं, सॉरी सर। आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेट है कि इलेक्ट्रॉन को अपन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी जगह पर स्पेस में। बाकी ये तो 8 पाई स्क्वायर m आपका इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, नहीं पोटेंशियल एनर्जी है। एंड अगेन साइन मतलब होता है वेव फंक्शन, साइन इज द वेव फंक्शन, लिखना नीचे, वेयर वेयर
हाँ चलो नीचे सबका मीनिंग लिखेंगे। वेयर साइन इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन, वेव फंक्शन वेव फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट है कि इलेक्ट्रॉन स्पेस में कहां है, कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई लिख लेना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई। वी लिखेगा, कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच प्लैंक्स कांस्टेंट। एच हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो डी स्क्वायर लिखा है ना ऊपर, 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आप लोग 1 बार डिफरेंशिएट डबल डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, हाँ बस। तो डी बाय डी एक्स आपका सिंगल डिफरेंशिएशन होता है और डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आपका डबल डिफरेंशिएशन होता है। उसी को फिर से डिफरेंशिएट करना, ठीक है। हाँ थोड़ा फॉर्मूले में डिफरेंस होता है ना। बाकी आप लोग कभी मैथ्स में डिफरेंशिएशन नहीं निकालोगे, ठीक है। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा। अभी से मैं बोल रहा हूँ कि डोंट गो डीप इनटू दिस इक्वेशन की सबका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए नीचे लिखेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक ऑर्बिट ऑर्बिट कर रहे थे बट अब ऑर्बिटल की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि अब अपन ने डेफिनेट वर्ड को रिप्लेस कर दिया प्रोबेबिलिटी से, कि अब वो इस पर्टिकुलर पाथ में नहीं होगा पर इस एरिया में या इस वॉल्यूम में वो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं। तो हमको पता ना कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब उस एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम पर ऑब्जर्व किया गया, ध्यान से सुनना है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, हमने माइक्रोस्कोप से उस एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन एटम में। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कभी यहां था, कभी यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, यहां, ऐसे हमने कई जगह देखा उसको, इलेक्ट्रॉन को। ये सब क्या, उसकी अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, सॉरी, अलग अलग टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन की क्या है, पोजीशन है। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हाइड्रोजन का एक लौता इलेक्ट्रॉन है जो इसी एरिया पे कहीं पे भी हो सकता है। आप यूं समझो कि आपने हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन की 100-200 फोटो खींची। क्या खींची आपने, 100-200 फोटो खींची कि वो कहां कहां पे था, और जब सारी फोटो को एक साथ ओवरलैप कर दिया आपने तो कुछ ऐसा दिखा कि कभी वो यहां था, कभी वो यहां था, कभी वो यहां था, बट एक चीज कॉमन थी कि इस सर्कल के बाहर कहीं नहीं था। समझ रहे क्या, सर्कल 3D में क्या बन जाता है, स्पीयर। तो इस स्पीयर के अंदर ही वो एक लौता इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एम आई क्लियर। तो उसी स्पेस को हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, हीलियम में 2 होंगे, है ना, लिथियम में 3 होंगे। तो उन, वो जो एरिया में रह रहे हैं ना उसके हिसाब से वो एक शेप बना के रह रहे हैं। उसी शेप को या उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ऑर्बिट वाज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनिट पाथ, डेफिनिट सर्कुलर पाथ, बट ऑर्बिटल इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी of finding an electron in that particular region of space, not on a circular path but in a region of space. तभी तो 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे ना अपन, उस सर्कुलर को स्फीयर बना दिए कि इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। Am I clear? तो वो आपका कहला गया ऑर्बिटल, ठीक है। चलो, तो आपने ऑर्बिट का डेफिनेशन लिखा था कि इट इज अ
सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, बोर ने बोला था ना, स्टेशनरी स्टेट बोल रहे थे उसको, स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स थी। बट अब ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द रीजन ऑफ स्पेस, नॉट जस्ट स्फेरिकल, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस। वो तो मैंने एक आपको एग्जांपल बताया है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी रहते हैं, देखो, वो एक इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में कहीं भी हो सकता है। इंफिनिटी नहीं है, ये वो है जो आप लोग जिम में उठाते हो ना, डंबल, है ना, ये होता है डंबल शेप, कि इलेक्ट्रॉन इतने ही शेप में कहीं पे भी हो सकता है, इसके बाहर नहीं होगा। उसके बाहर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। इस सर्कल के, सॉरी, इस स्फीयर के बाहर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी उस स्फीयर के बाहर 0 है, उस डंबल के बाहर 0 है। एम आई क्लियर? तो उस रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या बना है? ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ठीक है, चलो तो नीचे लिखते हैं इसमें, कंसिडरिंग मैटर वेव एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो तो अपन ऊपर ही लिख चुके हैं ना, कि अपन ऑर्बिट को रिप्लेस करने, सॉरी, डेफिनेट को रिप्लेस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है ना? अरे हाँ, है ना, डेफिनेट को प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ऑर्बिट को ऑर्बिटल से रिप्लेस कर रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? ऑर्बिट वाज अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, बट ऑर्बिटल इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? कंसिडरिंग मैटर वेव एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, considering matter wave and Heisenberg uncertainty principle, we can speak of, comma डाल के, we can speak of only in terms of, we can speak of only in terms of, only in terms of, we can speak of only in terms of probability, probability of finding the electron, probability of finding a electron, finding the electron at any particular position, finding the electron at any particular position around the nucleus, around the nucleus, at any instant of time. At any instant of time. प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं ना आप लोग? किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने का तरीका, अगर आपको उस चीज का सर्टेनिटी नहीं पता है, सुने क्या, किसी चीज का अगर आपको एग्जैक्ट रीजन या एग्जैक्ट जगह नहीं पता है, तो आप एक अनुमान लगाते हो ना, तो उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? जिसके बारे में आपको सर्टन नहीं है, आप यकीन से नहीं बोल सकते कि ये वही होगा, ये ऐसा ही होगा, तो आप उसके लिए क्या करते हो? प्रेडिक्शन करते हो या अनुमान लगाते हो। प्रेडिक्शन नहीं बोलना चाहिए, आप एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का। एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे बढ़िया से, एन एटॉमिक ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज, an atomic orbital may be defined as the three-dimensional space, 3D space, defined as the three-dimensional 3D space, किसके अराउंड? न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, 3-dimensional space around the nucleus
within which मतलब उस स्पेस के अंदर ही, within which the probability of finding an electron, the probability of finding an electron, the probability of finding an electron of given energy is maximum, of given energy is maximum, of given energy is maximum. फिर से रिपीट कर रहा हूं, an atomic orbital may be defined as the three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग of this chapter, an interesting topic, quantum numbers. Quantum numbers. Quantum numbers. Quantum numbers का मीनिंग समझना, जैसे हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं ना, तो 2-4 लाइन लिखते हैं एड्रेस की, क्या क्या लाइनें होती है उसमें? हाउस नंबर, ठीक है, हाँ, स्ट्रीट या गली नंबर या एरिया, ठीक है, थर्ड सिटी, स्टेट, ये 4 लाइन तो मस्त है ना, कि पहले आप स्टेट में घुसे, स्टेट के अंदर रायपुर में घुसे, रायपुर में आप डीडीयू नगर में आए और यहाँ पे सेक्टर साथ में लिख देंगे उसके और हाउस नंबर, तो आप पहुंच जाए अपने घर पे, राइट। ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज गॉट एन एड्रेस, और उस एड्रेस को बताने के लिए हम क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं, और वो होते हैं टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। कितने होते हैं? 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उस पर्टिकुलर 4 नंबर से हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता पाएंगे कि वो कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है ना, है ना, और वो घूम कैसे रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व तो करता है, बट साथ में अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ अपने ऑर्बिट में, मतलब अपने ही एक्सिस में वो रोटेट भी कर रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। रिवॉल्व दिख रहा है आपको? और आपस अपने ही जगह पर वो रोटेट भी कर रहा है, समझ रहे हैं क्या? तो उसका रोटेशन कैसा है हम ये भी बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में है वो, कौन से ऑर्बिटल में है वो। तो ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बता पाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है? अब हमें पता है ना कि किसी भी 2 पर्सन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता until and unless they are living in the same house, वो छोड़ दो वाला कंसेप्ट, है ना। पर अभी आप लोग में तो सबका एड्रेस अलग अलग होगा ना, कोई भाई बहन तो नहीं है ना, सब कोई भाई भाई तो नहीं, तो सबका एड्रेस अलग अलग होगा। तो वैसे ही जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन सबका ये क्वांटम नंबर 4 यूनिक होता है। हाँ, 3 सेम हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि कोई 2 लोग सेम स्ट्रीट में रह रहे होंगे, तो उनका 3 नंबर 3 लाइन तो सेम होगी ना, सेक्टर 2, डीडी नगर, रायपुर, बट हाउस नंबर तो अलग अलग होगा। तो देयर मस्ट बी 1 नंबर जो उन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा होगा, देयर मस्ट बी 1 हाउस नंबर जो उन दोनों पर्संस के एड्रेस को अलग अलग कर रहा होगा। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, समझ रहे हैं? टोटल कितने क्वांटम नंबर बोले मैंने आपको? 4। कॉमा कॉमा देखिए अपन सेपरेट करते हैं चारों को, है ना। दे आर, सबसे पहला जो होता है वो होता है, अभी मत लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवाऊंगा, और ऐसा टॉपिक है कि इट नीड्स 1 कंप्लीट क्लास, ठीक है। तो एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये हमें बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है या कौन से शेल में है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑर्बिट तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है, ठीक है। सेकेंड होता है
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एल से। और ये हमें बताता है कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं। एक्चुअली ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब ऑर्बिट्स या सब शेल, बताऊंगा ना, ठीक है। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एम से, ठीक है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला, ठीक है। और इसमें ये बताता है कि उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। हर हर शेल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं और हर सबशेल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हर मोहल्ले में पर्टिकुलर नंबर ऑफ गलियां होती हैं और हर गली में पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ हाउसेस होते हैं। रहते तो हाउस में ही हो ना, गली में थोड़ा रहते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन भी कहां रहता है? ऑर्बिटल में, घर में। समझ रहे क्या? एंड लास्ट कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। एंड इसको हम डिनोट करेंगे या ये हमें बताता है कि उसका रोटेशन कैसा है, whether the electron is moving clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा होगा तो क्लॉकवाइज, और उस तरफ घूम रहा होगा तो जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रह कैसे रहा है अपन वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो उसके रोटेशन से अपन डिसाइड करते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं मैग्नेट से, और कुछ नहीं होते हैं। उनका रीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसे है बताएंगे। आप आगे चलोगे ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म करेंगे अपन, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो आप ये सारी चीजें आपको इसका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। कि क्यों कोई मेटल अट्रैक्ट हो रहा है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, बट कुछ मेटल्स नहीं होते हैं। तो उसका रीजन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये 4 क्वांटम नंबर बता रहे हैं हमें अपने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन। एंड अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल द 11 इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। उनके पहले 3 क्वांटम नंबर्स हो सकता है सेम हो, बट चौथा तो अलग होगा ही। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई 2 लोग सेम स्ट्रीट में रह सकते हैं बट उनके घर अलग अलग होंगे। द सेम वे उनके 3 क्वांटम नंबर्स भले सेम हो सकते हैं बट चौथा अलग होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हेड डाल के भी छोड़ देना क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स होते क्या है, कितने टाइप के हैं, और चारों का एक एक करके डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये क्लास मिस मत करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है बट इंटरेस्टिंग भी है। आपको मजा आएगा जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। हाँ।